शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद पर बटुकों से यौन उत्पीड़न के एफआईआर कराने वाले आशुतोष महाराज पर चलती ट्रेन में जानलेवा हमला हुआ है। आशुतोष महाराज ने बताया कि रीवा एक्सप्रेस ट्रेन से गाजियाबाद से प्रयागराज जा रहा था और रास्ते में सिराथू रेलवे स्टेशन के पास में सुबह करीब 5 बजे एक अज्ञात हमलावर ने धारदार हथियार से उनकी नाक काटने की कोशिश की। चेहरे और हाथ पर भी कई वार किए, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें चोटें भी आई। आशुतोष ब्रह्मचारी के मुताबिक वो किसी तरीके से अपनी जान बचाकर के ट्रेन के टॉयलेट में खुद को बंद कर लिया और वहां से बच गया। किसी भी तरीके से उन्होंने अपनी जान बचाई और वहीं से उन्होंने जीआरपी को फोन किया और इस पूरे घटनाक्रम की जानकारी दी और उन्होंने हमले के पीछे स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद और उनके शिष्य मुकुदानंद समेत अन्य को जिम्मेदार ठहराया है। और इस मामले पर शंकराचार्य ने भी अपनी प्रतिक्रिया दे दी है। उन्होंने कहा है कि ये बनावट है, माहौल बनाने और सुरक्षा पाने के लिए सिर्फ और सिर्फ ये एक नाटक किया जा रहा है। और अविमुक्तेश्वरानंद ने यह भी कहा कि भारत सरकार की रेल सुरक्षित नहीं रह गई है। सुरक्षा में जो जीआरपी लगी है वो कहां है, इसका जवाब अब केंद्र को देना होगा। वो कह रहा है कि बाथरूम में गए तब तक तो ठीक थे, बाथरूम से निकलने के बाद से इनका ये हाल हो गया। तो बाथरूम में जब गए तो ठीक थे, तो बाथरूम से निकलने के बाद उनको किसने मार दिया? ये बनावट है, केवल माहौल बनाने के लिए और सुरक्षा प्राप्त करने के लिए, इससे ज्यादा कुछ दिखाई नहीं देता। और दूसरी बात ये कि अगर भारत सरकार की रेल सुरक्षित नहीं रह गई, कोई यात्री किराया दे करके, चाहे वो आशुतोष ही क्यों ना हो, अगर वो यात्रा कर रहे हैं, ट्रेन में कर रहे हैं, तो कहाँ है जीआरपी, कहाँ है रेलवे का प्रशासन? वैसे किसी यात्री के ऊपर हम शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद की शंखनाद यात्रा वाराणसी से लखनऊ की ओर बढ़ते हुए रायबरेली पहुंची, जहां उन्होंने उत्तर प्रदेश के दोनों डिप्टी सीएम पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अगर बटुकों के साथ में हुई घटना से उन्हें दर्द था तो दोषियों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की गई। उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से जुड़ा 40 दिन में खुद को हिंदू साबित करने वाला सवाल भी दोहराते हुए कहा कि इसका विश्लेषण 11 मार्च को किया जाएगा। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने कहा कि गाय को पशु सूची से हटाकर गौ माता की श्रेणी में शामिल करने की मांग को लेकर ये यात्रा निकाली जा रही है और 11 मार्च को लखनऊ में यात्रा का समापन करते हुए आगे की घोषणाएं की जाएंगी। ये धर्म युद्ध के शंखनाद की यात्रा वाराणसी से निकल करके लखनऊ तक हम लोग जा रहे हैं। जैसा कि पहले से ही घोषित कर दिया गया था कि 40 दिन का जो समय योगी जी को दिया गया था, उसकी मियाद पूरी होने पर हम लोग लखनऊ आएंगे 11 मार्च को, और वहां पर गौ माता के संदर्भ में जो हमारी घोषणाएं हैं वो की जाएंगी। एक सवाल जो आदित्यनाथ योगी जी से हम लोगों ने किया था कि आप बताइए कि आपको कैसे असली हिंदू माना। सनातन धर्म की दो प्रमुख हस्तियों के बीच में चल रहे विवाद को लेकर के अब मध्यस्थता की मांग तेज हो गई है। संत फलाहारी महाराज ने सरसंघचालक मोहन भागवत को पत्र लिखकर हस्तक्षेप की अपील की है। उन्होंने कहा कि स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती और योगी आदित्यनाथ दोनों ही सनातन संस्कृति के ध्वजवाहक हैं और ऐसे में उनके बीच में मनमुटाव सनातनी समाज के लिए ठीक नहीं है। पत्र में यह भी कहा गया है कि कुछ राजनीतिक दल इस विवाद के बहाने हिंदू समाज को बांटने की कोशिश कर रहे हैं। फलाहारी महाराज ने संघ प्रमुख से अपील की कि वो पहल कर दोनों पक्षों के बीच में बढ़ती दूरी को खत्म करने का कोई रास्ता निकाले, ताकि 11 मार्च को किसी टकराव की स्थिति न बने और सनातनी एकता बनी रहे। हमारा अनुरोध है कि आप ही वो महान हस्ती हैं जो इन दोनों बड़े संतों को एक साथ बैठा सकते हैं, इनका मनमुटाव दूर कर सकते हैं, क्योंकि गावो विश्व की माता है, गौ माता तो संपूर्ण विश्व की माता है। और गौ माता को यदि राजकीय गौ माता घोषित कर दें या राष्ट्रीय गौ माता घोषित कर दें तो दोनों का इसमें नाम है। योगी आदित्यनाथ जी गौ माता के लिए बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं और गौ माता को सम्मान मिलेगा तो और भी इनका संपूर्ण विश्व में नाम होगा, क्योंकि सनातनी हिंदुओं को बांटने के लिए सपा और कांग्रेस
बागपत में भाजपा के नवनियुक्त जिला अध्यक्ष नीरज शर्मा के स्वागत में निकाले गए रोड शो के दौरान कई जगह ट्रैफिक नियमों की खुलेआम अनदेखी देखने को मिली। राष्ट्र वंदना चौक से निकले काफिले में शामिल कई गाड़ियां हाईवे पर रॉन्ग साइड दौड़ती हुई नजर आई, जिनमें काली फिल्म लगी हुई थी और सायरन भी बजाए जा रहे थे। कुछ कार्यकर्ता गाड़ियों की छतों और खिड़कियों पर खड़े होकर सफर करते हुए नजर आए, जिससे सड़क किनारे खड़े स्कूली बच्चों की सुरक्षा खतरे में पड़ गई। हैरानी की बात तो ये रही कि मौके पर मौजूद ट्रैफिक पुलिस अधिकारी ये सब देखते रहे, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। और अब खबर अम्बेडकर नगर से है, जहां पुलिस मुठभेड़ के दौरान एक गौ तस्कर को गिरफ्तार किया गया है, जबकि उसका एक साथी मौके से फरार हो गया। पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि जिसके बाद में जलालपुर थाना क्षेत्र के नगपुर इलाके में घेराबंदी की गई और पुलिस को देखते ही दोनों आरोपी बाइक छोड़कर के भागने लगे, जिनमें से एक को पुलिस टीम ने पकड़ लिया। गिरफ्तार आरोपी की पहचान मोहम्मद अशरफ के रूप में हुई है, जिसके पास से करीब 60 किलो गौमांस, एक चापड़ और बाइक बरामद की गई है। पुलिस के मुताबिक आरोपी के खिलाफ पहले से ही कई मुकदमे दर्ज हैं और वो पहले जेल भी जा चुका है। मुखबिर के बताए हुए स्थान पर पहुंचे तो देखा कि सामने से एक मोटरसाइकिल पर 2 व्यक्ति पुलिस व कुछ पब्लिक लोगों को देखकर तेजी से भागने की कोशिश में नाले की पुलिया के पास गिर गए। उसके बाद वो गिरने के बाद वो तुरंत फिर पुनः भागने लगे। पुलिस वालों द्वारा इसी क्रम में उनको दौड़ाकर एक अभियुक्त को पकड़ लिया गया। पूछताछ पर उसने अपना नाम मोहम्मद अशरफ उर्फ विशाल पुत्र रईस अहमद, उम्र करीब 26 वर्ष, निवासी नगपुर, थाना जलालपुर। कासगंज जिले के गजडूंडवारा थाना क्षेत्र में पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान एक गौकश को गिरफ्तार किया है। शनिवार की रात सुजावलपुर के जंगल में सर्च ऑपरेशन के दौरान बदमाशों ने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी, जिसके बाद में जवाबी कार्रवाई में तस्लीम नाम के आरोपी के पैर में गोली लग गई और वो घायल हो गया। पुलिस ने उसके कब्जे से अवैध हथियार, कारतूस, 2 जिंदा बैल और गौकशी के उपकरण बरामद किए, जबकि उसके 2 साथी अंधेरे का फायदा उठा करके फरार हो गए। पुलिस ने इस मामले में गौवध निवारण और आर्म्स एक्ट सहित कई धाराओं में मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। एक 112 में निवासी समस्तपुर द्वारा ये सूचना दी गई कि उसके द्वारा 3 व्यक्तियों को 2 बैल को संदिग्ध अवस्था में समस्तपुर के जंगल में जाते हुए देखा है। इस सूचना पे थाना गंज की पुलिस द्वारा समस्तपुर के जंगल में सर्च ऑपरेशन चालू किया गया। जब पुलिस इन अपराधियों के सामने जैसे ही आई, इन अपराधियों द्वारा उन पर फायरिंग की गई। पुलिस के द्वारा अपने बचाव पे उनके ऊपर फायरिंग की गई, जिसमें एक अपराधी को पैर। और अब खबर मथुरा से है, जहां नौझील थाना क्षेत्र में पुलिस और एक बदमाश के बीच में मुठभेड़ हो गई। इस दौरान हत्या के मामले में वांछित आरोपी भोला उर्फ हर्ष पुलिस की जवाबी फायरिंग में घायल हो गया और उसे गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस के अनुसार आरोपी ने यमुना एक्सप्रेसवे की सर्विस रोड पर पुलिस टीम को देखते ही फायरिंग शुरू कर दी, जिसके बाद जवाबी कार्रवाई में उसके दोनों पैरों में गोली लगी। पुलिस ने आरोपी के पास से 2 तमंचे, 7 जिंदा कारतूस और हत्या में प्रयुक्त बाइक बरामद की है। आरोपी पर 3 मार्च को ग्राम सुहागपुर में दिन दहाड़े युवक की हत्या का आरोप है और वो सोशल मीडिया पर स्टेटस डालकर के दहशत फैलाने की कोशिश भी कर रहा था। घायल आरोपी को उपचार के लिए अस्पताल भेज दिया गया है और पुलिस इस मामले में आगे की विधिक कार्रवाई कर रही है। 3 मार्च 2026 को थाना नौझील के सुहागपुर गांव में अर्जुन नाम के एक व्यक्ति की उसी गांव के हर्ष उर्फ भोला और बॉबी के द्वारा गोली मार के हत्या की गई थी, जिस संबंध में तत्समय थाना नौझील पे हत्या का अभियोग पंजीकृत करा के जो हत्या आरोपी थे उनकी तलाश हेतु, गिरफ्तारी हेतु लगातार थाना नौझील की SHO और उनके टीम के द्वारा प्रयास किया जा रहा था। उसी घटना में आज एक महत्वपूर्ण सफलता अर्जित करते हुए यमुना एक्सप्रेसवे के 69.5 माइलस्टोन के पास से नौझील पुलिस और अपराधी। और अब खबर बागपत से है, जहां दोजा गांव में देर रात चोरों ने कई घरों को अपना निशाना बनाया। बताया जा रहा है कि नंगे पैर गांव में घुसे चोरों ने गलियों में कुत्तों को भी पीटा और एक घर की अलमारी का ताला तोड़कर शादी के लिए रखे लाखों रुपए के सोने चांदी के जेवरात चोरी कर लिए। घर में 3 महीने बाद बेटे की शादी होनी थी, लेकिन चोर नकदी छोड़कर सिर्फ जेवरात लेकर के फरार हो गए। वारदात के बाद में
जाते समय चोरों ने गांव में फायरिंग भी की और पूरी घटना करीब 3 घंटे तक चलती रही। चोर सीसीटीवी कैमरे में जाते हुए दिखाई दिए। सूचना मिलने पर बिनौली थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी। घटना के बाद से ही गांव में आक्रोश का माहौल है। झांसी में गैस सिलेंडरों से भरा एक ट्रक चोरी हो गया। बताया जा रहा है कि भारत पेट्रोलियम के प्लांट से रवाना हुआ ट्रक 524 गैस सिलेंडरों से लदा हुआ था, जिनकी कीमत करीब 17,33,000 रुपए बताई जा रही है। ट्रक चालक होली की छुट्टी पर घर गया हुआ था और इसी दौरान अज्ञात बदमाश ट्रक लेकर के फरार हो गए। काफी देर तक ट्रक अपने गंतव्य तक नहीं पहुंचा तो इसकी सूचना संबंधित लोगों ने पुलिस को दी, जिसके बाद में पुलिस ने जांच शुरू की और तलाश के दौरान ट्रक पारीछा के पास खाली हालत में बरामद हुआ। फिलहाल पुलिस आसपास की सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है और बदमाशों की तलाश कर रही है। और अब खबर झांसी से है, जहां अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन से नारी शक्ति की प्रेरणादायक मिसाल देखने को मिल रही है। यहां से बुंदेलखंड एक्सप्रेस को पूरी तरीके से महिला क्रू की मौजूदगी में झांसी से ग्वालियर के लिए रवाना किया गया। ट्रेन की कमान मुख्य लोको पायलट कौशल्या देवी ने संभाली, जबकि सहायक लोको पायलट दीप्ति ने भी सहयोग किया और गार्ड की जिम्मेदारी अंजलि परमार ने निभाई। और टिकट चेकिंग व यात्री सुविधाओं का काम वंदना मिश्रा, प्रगति यादव, भारती वर्मा और नाजिया निशा ने संभाला। रेलवे की इस पहल के जरिए ये संदेश दिया गया है कि महिलाएं तकनीकी और चुनौतीपूर्ण क्षेत्रों में भी अपनी क्षमता और आत्मविश्वास के साथ में आगे बढ़ रही है। और अब खबर चंदौली से है, जहां पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर के मुगल सराय गेट नंबर 1 के पास में काली मंदिर के पीछे गेस्ट हाउस कर्मचारी की पिटाई का मामला सामने आया है। जानकारी के अनुसार सनराइज गेस्ट हाउस के कर्मचारी सोनू कुमार ने रास्ते में खड़ी बाइक को किनारे कर दिया, जिससे नाराज होकर पास के अग्रवाल गेस्ट हाउस के मालिक राजू अग्रवाल और मनोज अग्रवाल ने कथित तौर पर उसे लात घूंसों से पीट दिया। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। पीड़ित सोनू कुमार ने मुगलसराय कोतवाली में लिखित शिकायत दी और पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। बिजनौर में चर्चित डॉक्टर राजकुमार हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस के अनुसार इस मामले में मृतक के चिकित्सक साथी डॉक्टर नीरज समेत 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस जांच में सामने आया कि डॉक्टर नीरज ने कथित तौर पर 10 लाख रुपए की सुपारी देकर अपने ही साथी डॉक्टर राजकुमार की हत्या करवाई थी और इसके लिए अपने चालक को 2 लाख रुपए एडवांस भी दिए थे। बताया जा रहा है कि दोनों ने वर्ष 2022 में नगीना में मिलकर एक अस्पताल खोला, लेकिन लेन देन विवाद के बाद में 2024 में अलग होकर डॉक्टर राजकुमार ने अपना अस्पताल शुरू कर लिया। इससे मरीजों की संख्या घटने और आर्थिक नुकसान के चलते आरोपी ने करीब 6 महीने पहले से हत्या की साजिश रचनी शुरू कर दी थी। पुलिस ने नगीना में हुए डॉक्टर राजकुमार हत्या का खुलासा कर दिया है। हत्या किसी और ने नहीं बल्कि डॉक्टर राजकुमार के साथी डॉक्टर नीरज ने कराई थी। इस मामले में पुलिस ने सनसनीखेज खुलासा करते हुए बताया कि दोनों ने वर्ष 2018 में गाजियाबाद में एक साथ काम किया था। वहीं पर दोनों ने नगीना में हॉस्पिटल चलाने का मन बनाया। इसी के चलते वर्ष 2022 में दोनों ने नगीना में हॉस्पिटल खोला, लेकिन उनकी पार्टनरशिप ज्यादा समय तक नहीं चल पाई। दोनों में किसी बात को लेकर विवाद हो गया। इसी के चलते डॉक्टर राजकुमार ने अपना अलग क्लिनिक खोल लिया। डॉक्टर राजकुमार का क्लिनिक अच्छा चलता था और डॉक्टर नीरज उससे इसी बात से रंजिश रखने लगे। डॉक्टर राजकुमार को रास्ते से हटाने के लिए डॉक्टर नीरज ने प्लानिंग बनाई, जिसमें अपने चालक को उन्होंने शामिल किया। डॉक्टर नीरज ने डॉक्टर राजकुमार की हत्या कराने के लिए 10 लाख रुपए की सुपारी अपने चालक को दी और 2 लाख रुपए उसे नगद दिए। इसी के चलते डॉक्टर राजकुमार की हत्या 5 मार्च को करा दी गई। डॉक्टर नीरज के चालक 5 मार्च को डॉक्टर राजकुमार के क्लिनिक पहुंचा और तमंचे से उन्हें गोली मारकर हत्या कर दी। पुलिस ने इस हत्याकांड में डॉक्टर नीरज, उसके चालक जो कि मुख्य शूटर था, और एक आरोपी अन्य जो तमंचा उपलब्ध कराया था जिसने, उसे गिरफ्तार कर घटना का खुलासा कर दिया है। बिजनौर से सचिन वर्मा की रिपोर्ट। और अब खबर सीतापुर से है, जहां साध्वी प्राची ने एक बार फिर से बड़ा बयान देते हुए कहा कि जब शांति के रास्ते बंद हो जाए तो शासकों को भगवत गीता से प्रेरणा लेनी चाहिए।
उन्होंने इजराइल पीएम का जिक्र करते हुए कहा कि इजराइल के प्रधानमंत्री ने गीता पढ़कर निर्णय लिया, इसके लिए वो उनका धन्यवाद करती है। और साथ ही उन्होंने खामेनेई के संदर्भ में कहा कि उनकी मौत पर भारत में शोक जताने वालों की जांच होनी चाहिए। उनका किसी आतंकी विचारधारा से क्या संबंध है? साध्वी प्राची ने कहा कि देश में शांति बनाए रखने के लिए भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करने पर भी विचार होना चाहिए। गीता जरूर पढ़नी चाहिए। इजराइल ने नेतान्याहू ने, धन्यवाद करती हूं कि गीता पढ़ी और गीता के अनुसार डिसीजन लिया। ये माना कि खामनेई के मरने पे हिंदुस्तान में भी हाय तौबा और विधवा विलाप चल रहा है। उनकी जांच होनी चाहिए जो विधवा विलाप कर रहे हैं। आखिर उनका कनेक्शन क्या है खामनेई से? उसने तो याद है हमें, जब पहलगांव की घटना हिंदुस्तानियों पर धर्म पूछ पूछ करके उनका कत्लेआम किया तो खामनेई ने तो पाकिस्तान की मदद की थी। तो इन लोगों का क्या कनेक्शन है? मिर्जापुर में पल्लवी पटेल ने अपना दल कमरेवादी के जिला अध्यक्ष को गौ तस्करी के मामले में जेल भेजे जाने के विरोध में करीब 3 घंटे तक धरना प्रदर्शन किया। जिला अधिकारी से वार्ता के बाद में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने आरोप लगाया कि जिला अध्यक्ष को कूट रचित दस्तावेजों के आधार पर फंसाया गया है और उनकी छवि धूमिल करने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि मामले में आगे कोई अन्य कार्रवाई नहीं की जाएगी और न्यायालय से उन्हें जमानत मिलेगी। इस दौरान उन्होंने अपना दल पर निशाना साधते हुए कहा कि जिला प्रशासन सत्ता के दबाव में काम कर रहा है और एक पुराने राजनीतिक कार्यकर्ता को साजिश के तहत फंसाया जा रहा है। कराया जाए, वार्ता किया जाए, इस जिम्मेदारी को हम लोगों की शीर्ष नेता। अपना दल कमेरावादी का प्रतिनिधि मंडल जो अभी डीएम साहब और एसपी महोदया से मिला है, निश्चित तौर पर प्रशासन कभी स्वीकार नहीं करता कि कूट रचित कार्यक्रम हो रहा है। लेकिन हाँ, ये बात जरूर प्रॉमिस कर दी गई है कि जो पहली एफआईआर दर्ज करी गई और जिसमें बेल की प्रक्रिया को रोक दिया गया, वहां पर जो नेक्स्ट डेट है हियरिंग की, मतलब या तो 9 या 10 तारीख, वहां तब तक जो जमानत करता है उनका वेरिफिकेशन कंप्लीट कर दिया जाएगा। और साथ ही साथ दूसरी एफआईआर जो करी गई है जिसमें नाम शामिल किया गया है, उसके सापेक्ष समस्त जो केस